नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया हैं। पीटीटी एग्जाम 2026 परीक्षा 14 जून को। सामान्य ज्ञान जीके 150 में से 150 का अपना टारगेट है। ये डेमो क्लास होने वाली है। वैसे तो ये ऐप में मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। कल मैंने यूट्यूब पर लिया था तो कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया जिसकी वजह से मैंने वो प्राइवेट कर दी वीडियो। ठीक है ना? तो ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगी और ऐप पर भी जाएगी। तो ऐप पर आप सभी का स्वागत है। विराट भाई नमस्कार, रोहित मेघवाल जी स्वागत है। यहां पर दोस्तों इंडिया जीके की बात करें, इंडिया और वर्ल्ड जीके की बात करें तो इंडिया और वर्ल्ड जीके का पार्ट आपके लैब असिस्टेंट में है। लैब असिस्टेंट के पेपर भी आपके 10 मई को होने वाला है। पीटीटी आपका 14 जून को है। तो मुख्यतः तो आपके या तो सीईटी में इंडिया जीके आती है या आपके दोस्तों यहां पर जो है पीटीटी और लैब असिस्टेंट, इन एग्जाम में इंडिया जीके का ज्यादा पार्ट होता है। तो इंडिया जीके के जितने भी नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कम समय में अच्छी तैयारी अपन आप करेंगे भाई। ठीक है ना? हाँ। बाकी दोस्तों एप्लीकेशन के जितने बच्चे हैं, यूट्यूब के जितने बच्चे हैं, आपकी दोस्तों यहां पर फ्री टेस्ट होने वाला है कल, है ना? फ्री टेस्ट होने वाला है कल संडे को दोस्तों, और सभी को देना है। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वालों का भी बिल्कुल फ्री टेस्ट है। लैब असिस्टेंट साइंस वालों का फुल टेस्ट है। यहां पर बीएसटीसी वालों के लिए फुल टेस्ट है और यहां पर पीटीटी वालों के लिए। तो कल 5 अप्रैल है, 1 बजे चारों टेस्ट लाइव हो जाएंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीएसटीसी के हैं तो बीएसटीसी का पेपर लगाना, अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीटीटी का पेपर यहां पर लगाएंगे। एलडीसी में इंडिया जीके नहीं आती। हल्का फुल्का शालू जी जो आपके ज्योग्राफी का पार्ट है, जैसे कि अभ्यारण्य वगैरह हैं, तो हल्का फुल्का 10-15% आता है। बाकी सीईटी स्नातक में जो है वो वहां पर इंडिया जीके पूरी आती है। ठीक है? हाँ। तो ये फ्री टेस्ट होगा। एप्लीकेशन के बच्चों को भी देना है, यूट्यूब के बच्चों को भी ये दोस्तों यहां पर देना है। अब जैसे कि यूट्यूब पर अपनी क्लास सुबह 10 बजे होती है, तो अब मैं इंडिया जी के आपको लगभग 30-40 मिनट डेली मैं आपको 30-40 मिनट पढ़ाऊंगा। और इंडिया जी के दोस्तों मैं आपको ऐप में पढ़ाने वाला हूं मॉर्निंग के अंदर। ठीक है ना? रोजाना 8 से 9 बजे के बीच में, या 8 8:30 से 9:30 के बीच में डेली आपकी क्लास होगी। ठीक है ना? आज से बाद में तो आपको रेगुलर सुबह जो है 8:30 बजे या 8:40 पर आपको क्लास में आना है। इसके अलावा परसों के दिन यानी दोस्तों मंडे को बीएसटीसी और पीटीटी का 12 घंटे नॉन स्टॉप क्लास चलने वाली है। जेन्युइन क्लासेस की पूरी टीम आपको पढ़ाने वाली है। तो इस महा मॉडल पेपर में आप लोग जरूर जुड़ें, जिसमें सभी सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? और 6 अप्रैल को जेन्युइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को 6 साल पूरे हो रहे हैं। इस दिन आपके लिए बहुत बड़ी यहां पर दोस्तों सरप्राइज रहेंगे, आपके लिए गिफ्ट रहेंगे, सेलिब्रेशन रहेगा। आप सभी आमंत्रित हैं इस क्लास के अंदर, क्योंकि बहुत शानदार ये क्लास होने वाली है। ठीक है भाई? चलिए, तो यहां पर दोस्तों बाकी पीटीटी जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं करा, तो भाई आप सोच रहे सर ये क्लास हमें कैसे मिलेगी, हम कैसे जो है एप्लीकेशन पर इंडिया जी के पढ़ पाएंगे, रीजनिंग या बाकी सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे? तो 499 रुपए में कंप्लीट बैच है जो आप जेन्युइन क्लासेज ऐप से ले सकते हैं भाई। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सिंपली अपन को शुरू करते हैं। ठीक है? वैसे कल यूट्यूब पर मैंने हल्का फुल्का आपको पढ़ाया था, लेकिन कुछ यहां पर टेक्निकल इशू हो गया था। अब देखिए, स्वागत है द्रौपदी का, स्वागत है विराट का। देखो इंडिया जी के पीटीटी में तो बहुत ज्यादा कंटेंट आता है, आपको मालूम है। पीटीटी में कम से कम 15 से 25 सवाल का वेटेज रहता है इंडिया और वर्ल्ड जीके का, और करंट अफेयर्स के भी काफी सवाल आते हैं। ठीक है ना? सर ये यूट्यूब पे भी क्यों दे रहे हो? एक क्लास डेमो क्लास है, इसलिए यूट्यूब पर जाएगी। एक क्लास यूट्यूब पर जाएगी, बाकी क्लास यूट्यूब पर नहीं जाएगी। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, जहां से सवाल बनते हैं कि विश्व के जो प्रमुख पर्वत शिखर हैं। ये नोट्स में थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है ना? मैं लिखवा दूंगा आपको। एक तरफ दोस्तों पर्वत शिखर हैं, ये कॉलम जो है पर्वत शिखर का है, ये कौन से देश हैं, और फिर यहां पर इनकी जो ऊंचाई है, फिर वापस से पर्वत शिखर है, फिर ये देश है, फिर इनकी ऊंचाई है। ठीक है ना? यानी दोस्तों पहला जो पर्वत शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, या एवरेस्ट जिसे आप कहते हैं। ये एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, आपको मालूम है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट जो चोटी है इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 है वैसे तो। बाकी जो है आपके जो लूसेंट वगैरह है, जो प्रमाणित किताबें हैं, उन प्रमाणित किताबों में कितना दे रखा है, तो उसमें दोस्तों आपके यहां पर जो है 8,850, मतलब 8,848 के आसपास।
8,848 के आसपास जो है, 48 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो पहली चोटी तो हो गई आपके दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जो सबको मालूम है कि 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। गरिमा जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों सेकंड जो चोटी आती है वो आती है K2। कौन सी आती है? K2 आती है। K2 का फुल फॉर्म होता है गाडविन ऑस्टिन। क्या होता है दोस्तों? ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 जो है दोस्तों, K2 जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, गाडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। K2 ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी और इसकी ऊंचाई है यहां पर दोस्तों 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। यानी दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन जो है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो यहां पर 8,611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, याद रखना, ठीक है ना। और ये भारत की चोटी है। किसकी चोटी है दोस्तों? भारत में, ठीक है ना, गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद में दोस्तों कंचनजंगा, ये आपको मालूम ही है सिक्किम के अंदर है कंचनजंगा। गॉडविन ऑस्टिन पीओके के पास में, जो आपके यहाँ पाकिस्तान जो अधिकृत जो क्षेत्र है उसके पास में है, पीओके बॉर्डर पर। कंचनजंगा सिक्किम में है और ये नेपाल और भारत के बीच के दोस्तों क्या है, आपकी चोटी है। नेपाल भारत के बीच में, मतलब नेपाल और भारत के टच की चोटी है, सिक्किम में है ये। और इसकी ऊंचाई है 8,548। कितनी है दोस्तों? 8,548 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। तो याद रखना कि आपके कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई आप अलग से लिख लेना, 8,598 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, याद रखना, ठीक है ना। कंचनजंगा सिक्किम में है भारत के, और नेपाल और भारत के बॉर्डर पर है ये। 8,598 इसकी यहां पर क्या हो जाएगी दोस्तों, ऊंचाई हो जाएगी, याद रखना। बात करते हैं लहासे। लहासे की बात करें तो लहासे की बात करें, नेपाल की चोटी है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 8,501 है। कितनी है? 8,501 मीटर है। तो कितनी चोटियां हो गई? एवरेस्ट हो गई, K2 हो गई, कंचनजंगा तीसरे नंबर की हो गई, उसके बाद में लहासे चौथे नंबर की हो गई। अब पांचवें नंबर की चोटी आ जाओ। पांचवें नंबर की चोटी है दोस्तों ग्रेसरम, है ना। ग्रेसर ब्रह्म जो है ये दोस्तों कौन से नंबर की चोटी है? पांचवें नंबर की। कौन से नंबर की है? पांचवें नंबर की है। और ग्रेसर ब्रह्म जो है पांचवें नंबर की चोटी है दोस्तों। और याद रखना ये कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर है दोस्तों? पाकिस्तान में हो जाएगी। तो यहां पर ग्रेसर ब्रह्म जो है पाकिस्तान में चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,068 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 8,068 मीटर है, ठीक है ना। तो ये पांचवें नंबर की हो गई। छठवें नंबर की जो चोटी है दोस्तों वो हो जाएगी आपके गोसाई थान, और ये चीन के अंदर है। कहां पर दोस्तों? चीन के अंदर है ना। याद रखना छठवें नंबर पे चोटी है। एक एक को लिख लो आप, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ये थोड़ा इसमें टाइपिंग में यहां पर बीच में इसको मिक्स कर दिया, तो मैं अलग करके आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है अगली जो छठवें नंबर की चोटी है वो है गोसाई थान, और ये चीन के अंदर है। कहां पर है? चीन के अंदर है। और इसकी ऊंचाई है 8,000 दोस्तों 18 मीटर, ठीक है। फिर आता है आपके सातवें नंबर पे नंदा देवी चोटी आती है, और आपको मालूम है नंदा देवी कहां पर है? तो भारत में है ना। सातवें नंबर की चोटी है एशिया की दोस्तों, या आपके वर्ल्ड में जब हम पढ़ रहे हैं तो नंदा देवी, और ये यहां पर दोस्तों कौन से नंबर पे आएगी? सातवें नंबर पे। तो नंदा देवी भारत की चोटी है, इसमें 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी यहां पर कितनी मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों? 7,817 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। ये मुख्य मुख्य फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये फैक्ट से ही सवाल बनेंगे। अगर पीटीटी में आपको सच में नंबर चाहिए, लैब असिस्टेंट में सच में आपको अच्छे नंबर चाहिए, तो भाई ये पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा आपका नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो नंदा देवी भारत की चोटी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। इसके बाद में आठवें नंबर पे एक चोटी आती है राकापोशी। राकापोशी आठवें नंबर की चोटी है, और इसकी ऊंचाई है भाई, और ये कहां पर है? पाकिस्तान में। राकापोशी भी कहां पर है? पाकिस्तान की चोटी है, और 7,788 है ना, 7,788 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, याद रखना। तो हमने टोटल 8 चोटियों के बारे में यहां पर पढ़ा है इस स्लाइड के अंदर, इस पेज के अंदर। मैं वापस से दोहरा रहा हूं, आपको कुछ नहीं याद रखना, चोटी का नाम क्या है, कौन से देश में है, और कितनी यहां पर मीटर ऊंचाई है, यह आपको याद रखना है। तो माउंट एवरेस्ट जो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में है, नेपाल में इसको सागर माता कहते हैं, इसकी ऊंचाई 8,848 या कुछ किताबों में 8,850 दे रखी है मीटर में। उसके बाद K2 गाडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है आपके 8,611। कितनी? 8,611 मीटर। कंचनजंगा सिक्किम में है, नेपाल भारत की बॉर्डर पर है, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है।
है। ल्हासे दोस्तों नेपाल में है और 8,501 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में यहां पर दोस्तों जो अपनी नेक्स्ट जो चोटी है वो है ग्रेसर ब्रह्म और ये पाकिस्तान में है, इसकी ऊंचाई 8,068 मीटर है। उसके बाद गोसाई थान जो चीन में है, इसकी ऊंचाई 8,018 मीटर है। उसके बाद नंदा देवी जो भारत में है, इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। राकापोशी जो है पाकिस्तान में है और इसकी ऊंचाई 7,788 मीटर यहां पर हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चोटियां हैं। नेक्स्ट कुछ चोटियां और है वो आप देख लो। जैसे यहां पर कितने तक पढ़ ली अपन ने, 8 तक अपन ने पढ़ ली, तो 9 नंबर पे आती है मकालू। कौन सी आती है दोस्तों, मकालू। मकालू की बात करें, नेपाल और चीन के बीच की चोटी है और इसकी यहां पर दोस्तों इसको थोड़ा अलग कर देता हूं मैं ना, ये बस इतना ही आपको पढ़ना है, बाकी अलग है। ठीक है, हाँ। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, मैंने कहा कि मकालू जो है नेपाल और चीन की चोटी है। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है मकालू की, 8,481 मीटर। कितनी है मेरे प्यारे भाइयों, 8,481 मीटर है। ये भी आप लिख लेना। मकालू जो चोटी है नेपाल और चीन की चोटी है ना। जैसे धौलागिरी है, अब धौलागिरी दोस्तों ये भी नेपाल के अंदर है और 8,172 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंगा पर्वत दोस्तों ये भारत की है ना, नंगा पर्वत चोटी जो है ये अपने भारत की है और इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। कितनी है दोस्तों, 8,126 मीटर है। ठीक है ना। अन्नपूर्णा जो चोटी है ये नेपाल के अंदर है और इसकी ऊंचाई यहां पर हो जाएगी 8,078 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो याद रख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दो बार आप रिवीजन करोगे कि भाई ये चोटी यहां पर है, इतनी इसकी ऊंचाई है, याद हो जाएगा कि मकालू नेपाल चीन की चोटी है, 8,481 मीटर इसकी है। धौलागिरी नेपाल की है, 8,172 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंगा पर्वत की यहां भारत में है, 8,126 मीटर है। अन्नपूर्णा नेपाल में है, ठीक है ना, और यहां पर जो है इसकी ऊंचाई 8,078 मीटर यहां पर दोस्तों हो जाएगी। उसके बाद में कुछ चोटी और देख लो। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे कामेट जो भारत और चीन के बीच की चोटी है। कौन सी दोस्तों, कामेट जो भारत और चीन के बीच की चोटी है और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। ठीक है ना। इसके अलावा नामचावरवा चीन, ठीक है ना, नामचावरवा है ना, कौन सी चोटी दोस्तों, यहां पर जो है आपके नामचारवा चीन जो है, नामचारवा चोटी है वो कहां पर है, चीन में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,756 मीटर है। गुलरमंथ है ना, क्या लिखा हुआ है यहां पर दोस्तों, गुलरमंथा यहां पर चीन में है। ठीक है ना, कौन सी चोटी मेरे प्यारे भाइयों, गुलरमांथा। तो गुलरमांथा कहां पर है, चीन में है और इसकी ऊंचाई है 7,728 मीटर। उसके बाद में दोस्तों तिरिचमीर है ना, कौन सी चोटी है, तिरिचमीर, और तिरिचमीर जो है पाकिस्तान में है। तिरिचमीर चोटी कहां पर है, पाकिस्तान में, जिसकी ऊंचाई है 7,728 मीटर हो जाएगी। वापस से रिपीट कर रहा हूं, मकालू नेपाल चीन, इसकी ऊंचाई 8,481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में है, 8,172। इंपॉर्टेंट है, नंगा पर्वत भारत में 8,126 मीटर। ठीक है ना। अन्नपूर्णा नेपाल में 8,078 मीटर। उसके बाद कामेट 7,756, नामचरवा आपके 7,756 है ना, गुलरमांथा तो यहां पर चीन में है 7,028 और तिरिचमीर जो है 7,728 जो है आपके पाकिस्तान में। ये प्रमुख चोटियां आपके हो जाएंगी। अब दोस्तों अपने भारत में जो अंडमान निकोबार है, इसके जो पर्वत शिखर है, अंडमान निकोबार अपना द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार क्या है, अपना द्वीप समूह है दोस्तों। तो अंडमान निकोबार जो अपना द्वीप समूह है प्यारे भाइयों, इसके जो पर्वत शिखर हैं, इनसे सवाल बनते हैं। जैसे आपके लैब असिस्टेंट में और पीटीटी में बार बार ये पूछा जाता है सैडल पीक के बारे में। किसके बारे में, सैडल पीक। बाकी दोस्तों आज दोपहर 1 बजे लैब असिस्टेंट स्पेशल इंडिया जीके के और वर्ल्ड जीके के 50 सवाल में लेकर आ रहा हूं, तैयार होना दोस्तों है ना। इंडिया और वर्ल्ड जीके के 50 सवाल लेकर आऊंगा 1 बजे अरविंद कुंडारा चैनल पर, तो वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सैडल पीक की बात करें तो सैडल पीक जो है ये भाई आपके उत्तरी अंडमान की चोटी है। किसकी चोटी है, उत्तरी अंडमान की। हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है दोस्तों सैडल पीक। कौन सी है, सैडल पीक। ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई यहां पर है 738 मीटर। कितनी है दोस्तों, 738 मीटर है, याद रखना। तो सैडल पीक, पीक मतलब होती है चोटी, सबसे ऊंचा होता है उसको बोलते हैं पीक। ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर हैं, सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। माउंट लूथियर की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, ये जो है आपके ग्रेट निकोबार में अंदर स्थित चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 642 मीटर। ठीक है। माउंट डियो वाली, और यहां पर जो है ये मध्य दोस्तों अंडमान में है और इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहां पर दोस्तों 515 मीटर। बस इतना याद रखना है, कौन सी चोटी है,
कहां पर स्थित है, कितनी ऊंचाई है, इतना ही डिटेल सवाल बनेगा, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे सवाल। ठीक है, तो सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान के अंदर ये चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है सैडल पीक की आपके वो हो जाएगी 738 मीटर। माउंट लूथियर की बात करें, ग्रेट निकोबार की चोटी है, 642 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। माउंट डियो वाली की बात करें, मध्य अंडमान की चोटी है, 515 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट कोयाबो, और कोयाबो दक्षिण अंडमान में स्थित है। कहां पर स्थित है, दक्षिण अंडमान में। इसकी ऊंचाई जो है आपके 460 मीटर है। और माउंट हैरिएट जो है ये भी दक्षिण अंडमान में है। भाई सैडल पीक तो उत्तरी अंडमान में है, माउंट लूथियर ग्रेट निकोबार में है ना, माउंट डियो वाली मध्य अंडमान में है, बाकी नीचे की जो दो हैं माउंट कोयोबो और माउंट हैरिएट ये दक्षिण अंडमान में है। और इनकी ऊंचाई, माउंट कोयोबो की ऊंचाई तो 460 है और हैरिएट की ऊंचाई 550 मीटर है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा दोस्तों बंदरगाह जो है, पोर्ट जो है वो आपके दक्षिण अंडमान है। ठीक है ना, पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिण अंडमान है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो क्या है, दक्षिण अंडमान है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो पोर्ट ब्लेयर है और वो कहां पर है, दक्षिण अंडमान में। आपसे पूछा जाएगा पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा और काफी बार पूछा गया है। बीएसटीसी की मैराथन परसों होगी द्रौपदी, परसों होगी नॉन स्टॉप। ठीक है ना, बीएसटीसी की मैराथन कब होगी, तैयार हो जाना। बीएसटीसी पीटीटी स्पेशल 12 घंटे नॉन स्टॉप, सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक। महा मॉडल पेपर, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना। जेन्युइन क्लासेस की पूरी टीम पढ़ाने वाली है। ये दिन बहुत खास होगा, 6 अप्रैल का बड़ा सेलिब्रेशन होगा। जेन्युइन क्लासेस को यूट्यूब चैनल को 6 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं और आपको बहुत बड़ा ऑफर भी देंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, मजा आएगा भाई। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अपन ने ये सब कुछ अभी देख लिया है। आगे मैं एक स्लाइड और जोड़ता हूं, है ना। आपके पीटीटी में कुछ प्रमुख दिवस और पूछे जाते हैं ना। आपके पीटीटी में दोस्तों कुछ प्रमुख दिवस से सवाल बनते हैं कि भाई कौन कौन से दिवस जो हैं यहां पर। तो एक स्लाइड और मैं ऐड करता हूं फिर, है ना। अंतरिक्ष वाला जो टॉपिक है उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। अंतरिक्ष वाला जो टॉपिक है उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। वो सेपरेट टॉपिक है, उसको मैं बीच में नहीं लूंगा। वो बड़ा टॉपिक है, 2-3 दिन लगेंगे उसमें ना। ठीक है, क्योंकि उसको समझना जरूरी है भाई। अब मैं आपको एक स्लाइड यहां पर जोड़ देता हूं। ठीक है, स्लाइड में जोड़ देता हूं, फिर अपन पढ़ेंगे इसमें। एक स्लाइड में जोड़ रहा हूं साइंस वाली, फिर अपन पढ़ेंगे इसमें। चलो इसको अलग से देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, हाँ, ये देखो ये स्लाइड है। हाँ, ये स्लाइड है। तो सबसे पहले अपन प्रमुख दिवस पढ़ेंगे। प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं जो पीटीटी में भी आते हैं, लैब असिस्टेंट में भी आते हैं। यहां से सवाल बनता ही बनता है, यहां से सवाल दोस्तों बनता ही बनता है। ठीक है भाई, चलो। तो सबसे पहले बात करेंगे विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे। विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। मेरे प्यारे भाइयों, विश्व धरोहर दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे ये बनाया जाता है 18 अप्रैल को। छाप के रखना दोस्तों, 18 अप्रैल को कौन सा दिवस बनाते हैं, तो विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये तो बार बार पूछा जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो विश्व पृथ्वी दिवस देखो भाई, एक तो 22 मार्च है ना, 22 मार्च प्यारे भाइयों। एक तो 22 मार्च के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक 22 अप्रैल के बारे में आपको पता होना चाहिए और इसके अलावा 22 मई के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भाई यहां पर आप देखेंगे कि 22 मार्च को तो जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है दोस्तों जल दिवस, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। 22 अप्रैल को हमने लिखवा रखा है कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्यारे साथियों, विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है, ये पृथ्वी दिवस आपका कब मनाएंगे, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाएंगे। और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, बायोडायवर्सिटी डे। जैव विविधता दिवस यहां पर दोस्तों मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। ठीक है ना। तो यहां पर जल पृथ्वी विविधता, जल पृथ्वी विविधता ऐसे याद रख लेंगे। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे।
ठीक है ना, याद रखेंगे। तो विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को, पूछा जा सकता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ठीक है ना, हाँ। और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व यहां पर जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है, तो 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। हिरोशिमा जो आपके यहां पर दोस्तों हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा के अंदर दोस्तों जो आपके परमाणु बम गिरा था वो वाला हिरोशिमा, तो हिरोशिमा में दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। विश्व ओजोन दिवस जो है इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत जो समताप मंडल में है, ओजोन परत जो पृथ्वी पर जो यूवी रेज आती हैं, जो अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, इन पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो यहां पर दोस्तों विश्व ओजोन दिवस जो है इसका संबंध आता है 16 सितंबर, लिख लेना भाई, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओजोन दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, तो ये मैंने लिखवा रखे हैं, कैसे याद रखोगे, जल पृथ्वी विविधता, ठीक है ना। तो यहां पर 22 22 22। हरित उपभोक्ता दिवस, भाई ग्रीन कंज्यूमर डे, हरित उपभोक्ता दिवस 28 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, मैं फिर कह रहा हूं, पीटीटी वाले, लैब असिस्टेंट वाले, आपके लिए इंडिया जी के रामबाण है। आपका पेपर में जो इंडिया जीके का वेटेज है बहुत ज्यादा रहेगा, वर्ल्ड जीके का वेटेज बहुत ज्यादा रहेगा, तो ईमानदारी से आपको क्लासें यहां पर देखनी है। हरित उपभोक्ता दिवस 28 दिसंबर को आता है, याद रखना, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी, आपको मालूम है कि भाई आपके जो भोपाल में जो आपकी कंपनी थी उसके अंदर, ठीक है ना, 15 मार्च को क्या होता है, विश्व आपके 1984 है ना, 2 दिसंबर 1984 को एक घटना होती है, भोपाल गैस त्रासदी, गैस का रिसाव होता है, ठीक है ना। गैस का यहां पर क्या होता है, देखो 2 से 3 दिसंबर 1984 की घटना है, ठीक है ना। यहां पर दोस्तों आपके यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कंपनी, कौन सी होती है, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक कंपनी होती है आपके भोपाल के अंदर, उसमें गैस रिसाव होता है। कौन सा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होता है। मिथाइल, मिथाइल दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है दोस्तों, इसका यहां पर रिसाव होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव होता है, ठीक है ना, याद रखना। तो यहां पर दोस्तों 28 दिसंबर को हरित उपभोक्ता दिवस है। भोपाल गैस त्रासदी आपके 2 दिसंबर 1984, और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होता है, तो यह दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को आता है। पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट है, 5 जून को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्यावरण दिवस, याद रखना, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपके यहां पर राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाते हैं, तो 2 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाते हैं, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, यह भी याद रखना, ठीक है ना। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है भाई। वापस से देख रहा हूं, देख लो आप लोग, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस, और 15 मार्च इंपॉर्टेंट है, 15 मार्च इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना कि भाई यहां पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है यह 15 मार्च को मनाया जाता है। इतना शानदार कंटेंट, जो सटीक कंटेंट है वो पेपर में छपेगा। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। वैसे तो हमने इंडिया की हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ा रखा है, ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ा रखा है, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा रखा है, लेकिन इस क्लास की यह खास बात रहेगी कि इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉर्निंग में 8:30 बजे, इसमें वही पढ़ाऊंगा जो पेपर में छपेगा। लैब असिस्टेंट और पीटीटी वालों के लिए रामबाण क्लास रहेगी, है ना। ये जब तक आपकी एग्जाम है तब तक चलाऊंगा, इस क्लास को रेगुलर चलेगी। तो हरित उपभोक्ता दिवस 28 दिसंबर को, ठीक है ना, हाँ ये हो जाएगा। वापस से रिपीट कर लो, भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर, मृदा दिवस 5 दिसंबर, ठीक है ना, पर्यावरण 5 जून, राष्ट्रीय प्रदूषण पर रोकथाम 2 दिसंबर, एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, है ना, कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ये कुछ दिवस और हैं जो मैंने अलग से लिख रखे हैं, देखना। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्तों। और पीटीटी वालों ये बैच आपको तभी मिलेगा, यूट्यूब के जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, ये बैच आपको तभी मिलेगा जब आप 499 रुपए का कंप्लीट बैच लेंगे पीटीटी का, जिसमें संपूर्ण हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस के साथ में पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहां पर 9 जनवरी को भाई भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है।
12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद दोस्तों जयंती बनाई जाती है। हमारे युवाओं के आदर्श सिर होते हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनकी याद में दोस्तों ये राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत आए थे, तो भारतीय प्रवासी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे, नेशनल वोटर्स डे। और ये बहुत बार पूछा जाता है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों 25 दिसंबर को मनाते हैं। 1 मई को भैया, 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो लेबर डे है ना, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल जो लेबर डे है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का मनाते हैं। तो ये भाई 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस दोस्तों मनाते हैं। तो 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस और 25 जनवरी मतदाता दिवस। प्रवासी युवा मतदाता कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, प्रवासी युवा मतदाता, ठीक है ना, 9, 12, 25 जनवरी। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस बनाते हैं ना, वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये कुछ दोस्तों आपके अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की संस्थाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ये भी आपको, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अपने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की संस्थाएं। इंपॉर्टेंट दिवस जितने होते हैं उतने तो मैंने करवा दिए, फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, है ना। बाकी मैं जो एमसीक्यूज वाली क्लास है उसमें मैं करवा दूंगा, ठीक है भाई। अब जो आपके अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थाएं जो हैं, अब जैसे यूएनईपी, यूएनईपी होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आप लिखना चाहो तो लिख लो, यूएनईपी बराबर यू मतलब यूनाइटेड, एन मतलब नेशन, ई मतलब एनवायरनमेंट, पी मतलब आपके प्रोग्राम, ठीक है। यानी इसको हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहां पर है मेरे प्यारे भाइयों, तो मुख्यालय है नैरोबी, केन्या की राजधानी होती है नैरोबी, है ना। केन्या एक देश है, केन्या, और उसकी राजधानी नैरोबी, वहां पर यूएनईपी का यहां पर प्रमुख जो है सेंटर है। आईयूसीएन के बारे में तो आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्सेज। तो भाई आईयूसीएन एक ऐसी संस्था है जो आपके पादप और जंतु प्रजाति के लिए काम करती है ना। आपके यहां पर जितने भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज है उनके संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए काम करती है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका मुख्यालय कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है, याद रखना, ठीक है भाई। चलिए, तो याद रखना आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, यह आपसे पूछा जाएगा। अगला जो यहां पर दोस्तों संस्था है जो पर्यावरण से संबंधित है उसका नाम है ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक। यानी यहां पर ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फना, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर लिखा हुआ है ट्रैफिक एक संस्था है जो आपके पर्यावरण की संस्था है, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई संस्था है साथियों। तो यहां पर ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फना इन कॉमर्स, ठीक है ना। यह पादप एवं जंतु के अवैध व्यापार पर नियंत्रण रखता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी पर्यावरण से जुड़ी हुई संस्था है, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई संस्था है, ठीक है ना। हाँ, ऐसी कौन सी एनवायरमेंट या पर्यावरण से जुड़ी हुई संस्था है जो पादप और जंतुओं के बीच में जो अवैध व्यापार है उस अवैध व्यापार का दोस्तों क्या करती है, नियंत्रण रखती है। तो वो ट्रैफिक संस्था है, ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस फना फोना, है ना, फ्लोरा फना इन कॉमर्स। एक है WWF, ये इंपॉर्टेंट है, WWF, ये वर्ल्ड वाइल्ड फाउंड फॉर नेचर, ठीक है ना। ये स्विट्जरलैंड में है ये भी, और स्विट्जरलैंड के ग्लाइंड में है। और ये प्रतीक चिन्ह है ना, इस WWF का जो मुख्यालय का प्रतीक चिन्ह है वो है लाल पांडा। कौन सा पांडा, लाला पांडा नहीं, लाल पांडा, है ना, लाल पांडा यहां पर, ठीक है। चलिए क्लास अटक रही है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो सकता है। अभी ठीक है, अभी ठीक है क्लास। चलिए, जंतु पादप प्रजाति संरक्षण के लिए आईयूसीएन काम करता है। ये जो रेड डाटा बुक है ये किसके अंतर्गत आती है, आईयूसीएन। रेड डाटा बुक में हम उन जंतु या पादप प्रजातियों का नाम रखते हैं, नाम दर्ज करते हैं जो विलुप्त हो गए। ऐसी पादप या जंतु प्रजाति जो विलुप्त हो चुकी है उसका नाम हम रेड डाटा बुक में लाल पुस्तक आंकड़ा में रखते हैं। ये लाल पुस्तक आंकड़ा किसके अंतर्गत आती है, आईयूसीएन के अंतर्गत। जैसे अपने गोडावन पक्षी, बहुत कम संख्या है गोडावन की, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो इसका नाम गोडावन का किसमें आ चुका है, रेड डाटा बुक में। डायनासोर लुप्त हो चुके हैं, राइना पादप लुप्त हो चुका है, डोडो पक्षी लुप्त हो चुका है, वो उसकी एक भी प्रजाति नहीं है, तो वो सब किसमें आते हैं, रेड डाटा बुक में, ठीक है ना। तो जितने भी संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनका नाम किसमें आता है, रेड डाटा बुक में, याद रखना, ठीक है भाई। एक एक आईपीसीसी जो है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट, एक पैनल बनाया जाता है
आपके यहां पर दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट के लिए, जलवायु के लिए, है ना। तो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट, इसकी स्थापना 1988 में की गई। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। तो बाकी अब ये रेगुलर क्लास होगी जेन्युइन क्लासेज ऐप पर दोस्तों, और जो यूट्यूब वाले बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आपसे यही कहूंगा फटाफट से अपना जो पीटीटी वाला बैच है इसको ज्वाइन कर लें। इसमें आपको सभी क्लासें लाइव मिल रही हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया जीके की जो आपकी क्लास एप्लीकेशन पे चल रही है, इंडिया जीके क्लास में मैंने आज से शुरू करी है। मतलब ये डेली आपके दोस्तों डेली क्लास ये हो जाएगी 8:30 बजे के आसपास, 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में ये क्लास रहेगी। ठीक है ना। और उसके बाद में जो इंडिया जीके के बाद में दोस्तों जो आपके राजस्थान हिस्ट्री की जो क्लास चल रही है, और राजस्थान हिस्ट्री की क्लास आपकी शाम को 6 बजे होती है। ठीक है ना। जो आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है दोस्तों, रीजनिंग की जो आपकी क्लास चल रही है, तो रीजनिंग की क्लास मेरे प्यारे भाइयों ये डेली आपके 1:30 बजे होती है। कितने बजे होती है? दोपहर 1:30 बजे आपकी क्लास होती है ऋषि सर की। उसके बाद में हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो मेरे प्यारे भाइयों हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास है वो आपके आशु सर की संडे को, वीक में 2 बार लाइव होती है क्लास, संडे को और, है ना। हाँ, संडे को तो लाइव होती है, इसके अलावा वीक में 1-2 बार और लाइव होती है। बाकी हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड की आपको आशु सर रिकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो मालपुरा रहते हैं तो इतना ट्रेवल नहीं कर पाते। बाकी संडे टू संडे वो आते हैं। ठीक है। बाकी मैं यही कहूंगा कि टेस्ट आपको लगाना है, कल फ्री टेस्ट है, एप्लीकेशन के बच्चों को भी टेस्ट लगाना है, यूट्यूब के बच्चों को टेस्ट लगाना है, और उसके बाद में तैयार हो जाओ आप लोग दोस्तों। जो अपनी मैराथन है 12 घंटे के नॉन स्टॉप, 6 तारीख को मंडे को सुबह 10 बजे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।